गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज चैट बॉक्स नहीं चल रहा है इसलिए समस्या है थोड़ी सी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। बताना था ये हड़प्पन कल्चर, या इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये कल हम आपको स्टार्ट किए थे। आज इससे आगे या इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें बताए थे कल आपको 2500 BC से 1750 BC या 2750 BC से 1750 BC या 3000 BC से 2000 BC या 2500 BC से 1500 BC। तो कई सारी डेट्स हैं इसमें। 3000 से बाहर नहीं जाएगा, 1500 के बाद नहीं आएगा, 3000-1500 BC के बीच में इसको रखा गया है। तो ज्यादातर ये ठीक माना गया है पहला वाला 2500 से 1750 BC, ये इसका एज करेक्ट माना गया है। बाकी कल और नाम भी बताए थे इसमें, सरस्वती वैली सिविलाइजेशन बताए थे। ये भी नाम दिया गया है सरस्वती घाटी की सभ्यता, या फिर इसको मेलुहा सिविलाइजेशन भी कहा गया है। तो ये तमाम नाम दिए गए हैं। पर आप जानते हैं सभ्यता के संस्थापक, सिंधु सभ्यता के संस्थापक द्रविड़ लोग थे और ये भारत के मूल निवासी थे, बाहर से नहीं आए थे। इनका कंपैरिजन किया जाता है, इनको कंपेयर किया जाता है भूमध्य सागरीय लोगों से। द्रविड़ियन की कंपैरिजन भूमध्य सागरीय लोगों से किया गया है, मेडिटेरेनियन लोगों से किया गया है। यानी इनका ये कहा गया है कि इनका स्ट्रक्चर बड़ा बड़ा खोपड़ा था, बिग स्कल, काले काले होते थे, ये ब्लैक इन कलर, चिपटी नोज होती थी, फ्लैट नोज। तो आज के भूमध्य सागरीय लोगों से इनकी शक्लें, इनका शरीर संरचना मिलता था। बाकी तो इसे तमाम तरह के मनुष्य पाए गए हैं, एस्ट्रॉयड पाए गए हैं, भूमध्य सागरीय पाए गए हैं, निग्रो पाए गए हैं, निग्रोइड्स। लेकिन सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता के लोगों को कंपेयर किया गया है भूमध्य सागरीय लोगों से, यानी मेडिटेरेनियन लोगों से इनका कंपैरिजन हुआ है। अब आप देखिए इस समय सिंधु सभ्यता के लोगों की कुछ प्रजातियां नॉर्थ ईस्ट में मिलती हैं, यानी उत्तरी पश्चिमी सीमा, उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में, कुछ नॉर्थ ईस्ट में भी मिलती हैं। ज्यादातर वैसे नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। द्रविड़ सोसाइटी में परिवार की मुखिया मम्मी होती थी, इसलिए उनकी सोसाइटी जो थी मैट्रियार्कल सोसाइटी थी या मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, यानी मदर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, मातृसत्तात्मक समाज था। दुल्हन बारात लेके जाती थी, दूल्हे को ब्याह कर लाती थी, यानी घर जमाई बना लिया जाता था। पुत्री के पैदा होने पर लोग खुशी मनाते थे, लेकिन पुत्र पैदा होने पर वो खुद को
उतना खुश नहीं महसूस करते थे। तो इस तरह से द्रविड़ सोसाइटी के लोग आज भी अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ प्रांतों में मिलती हैं, जिनकी सोसाइटी में मम्मी परिवार की मुखिया होती थी, मदर हेडेड सोसाइटी थी। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आप याद रखें सिंधु सभ्यता के संस्थापक अगर पूछा जाए तो द्रविड़ियंस थे, यानी द्रविड़ लोग ये सिंधु सभ्यता के संस्थापक थे और ये इंडिया के मूल निवासी थे। ओरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया यही थे। भारत के मूल निवासी यही थे। और वैसे ये राहुल द्रविड़ वगैरह इस खानदान के नहीं थे। कहीं आप समझ रहे हैं कि द्रविड़ हैं तो राहुल द्रविड़ होगा, ऐसा नहीं है। उस समय के समुदाय को कहा गया है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक कम्युनिटी का नाम है। जैसे आर्य है, आर्य एक कम्युनिटी का नाम है, आर्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ऐसे द्रविड़ एक कम्युनिटी का नाम है। सभी लोगों को द्रविड़ियंस कहा जाता था, जिनके बारे में हम ये आपको बताए हैं। बिग स्कल, ब्लैक इन कलर, फ्लैट नोज, काले काले थे, चिपटी नाक थी, बड़े बड़े खोपड़े थे, भूमध्य सागरीय लोगों से मिलते जुलते थे, मदर हेडेड सोसाइटी थी, मम्मी परिवार की मुखिया होती थी। तो इस तरह यही भारत के मूल निवासी थे। आज के जो इंडियंस हैं आर्यों की संतानें हैं। आर्य मध्य एशिया से आए थे, हल्ला बड़ा विवाद है, लेकिन आर्य का मतलब कुलीन होता है। आर्य शब्द का मतलब कुलीन यानी नोबल। आर्य गोरे रंग के थे, उभरी नाके थी और सुंदर भी थे। आज के आर्य आप देखें, यानी आज की संतानें आर्यों की संतानें हैं सारी, यानी आज के इंडियन सारे आर्यों की संतानें हैं। तो आर्य बाहर से आए। आर्य और द्रविड़ में लड़ाई हुई। आर्यों के पास घोड़े थे, आर्यों के पास लोहे की तलवारें थीं, आर्यों के पास बॉडी आर्मर थे, रक्षा कवच थे। इस तरह आर्य और द्रविड़ में लड़ाई हुई। द्रविड़ हार गए थे। आर्यों ने द्रविड़ियों की सभ्यता को नष्ट कर अपनी वैदिक सभ्यता बनाई थी। दूसरी बात, आर्य माने नोबल। आर्यों ने द्रविड़ियंस को अनार्य कहा, अनार्य यानी जो आर्य ना हो। और आर्यों ने इनको अदेवयु, अदेवयु माने जो देवता की पूजा न करते हों, यानी जो शिवलिंग की पूजा करते हों, लिंगोपासक हों जो। तो आर्यों ने इनको अनार्य कहा, अदेवयु कहा, अनाशा भी कहा। अनाशा माने जिसकी नाक चिपटी हो या उभरी नाक जिसकी ना हो। तो इस तरह से आर्यों ने इनको तमाम नामों से पुकारा। अनार्य, अदेवयु, अनाशा। काले रंग के थे ये, आर्य गोरे रंग के थे, ये काले रंग के थे। तो इस तरह भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग सिंधु सभ्यता के संस्थापक थे। और इस सभ्यता की मुख्य विशेषता अगर पूछा जाए कि मेन फीचर क्या था, तो यह एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। यानी नगरीय सभ्यता थी। गांव में नहीं, लोग शहर में रहते थे। शहरों जैसी सारी व्यवस्था थी इनके पास। तो ये हम आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो ड्रेनेज सिस्टम, यानी सुव्यवस्थित नालियां सिंधु सभ्यता की सबसे अद्वितीय विशेषता थी। ये सारा हम आपको डिस्कस कराएंगे। बट ओवरऑल अगर आप देखा जाए कि इस सभ्यता के संस्थापक द्रविड़ लोग थे, यही भारत के मूल निवासी थे। मुख्य विशेषता यह एक नगरीय सभ्यता थी। गांव में नहीं रहते थे, शहरों में रहते थे, पक्के मकान में रहते थे। 3-3 मंजिली मकान के अवशेष मिले हैं। मिनिमम 1 फ्लोर हाउस, मैक्सिमम 3 फ्लोर हाउसेस।
और वेल प्लान्ड सिटी था, पूरा एरिया ग्रिड सिस्टम में डिवाइड था। आपको डिस्कस करके बताएंगे। लेकिन अद्वितीय विशेषता अगर पूछा जाए तो ड्रेनेज सिस्टम है, सुव्यवस्थित नालियां। कहा गया कि लंदन और पेरिस में इतनी खूबसूरत नालियां आज से 200 साल पहले तक नहीं थी, जितनी कि 2500 से 1500 बीसी के आसपास सिंधु सभ्यता में वेल डेवलप्ड नालियां थी। तो नालियां पक्की ईंट की बनी थी, सड़कें कच्ची थी, देयर वाज नॉट पक्का रोड, रोड्स वर अनपेव्ड, कच्ची सड़कें, नालियां पक्की, नालियों में सीवर सिस्टम था, नालियों में जगह जगह गड्ढे बने थे, नालियों के बगल में जगह जगह गड्ढे बने थे और जगह जगह कूड़ेदान बने थे। यानी सैनिटेशन के मामले में सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे उत्तम सभ्यता में मानी गई है। विश्व में जितने भी सिविलाइजेशंस हैं उनमें स्वच्छता के मामले में, सैनिटेशन के मामले में सिंधु सभ्यता सबसे अच्छी, सबसे उत्तम सभ्यता थी। तो इस तरह से ड्रेनेज सिस्टम आज लंदन और पेरिस में, कहते हैं 200 साल पहले तक लंदन पेरिस में इतनी बढ़िया नालियों की व्यवस्था नहीं थी जितनी कि 2500 बीसी से 1500 बीसी के बीच में इंडस सिविलाइजेशन में थी। तो इस तरह से हम आपको बताते हैं इसका क्षेत्र कहां से कहां तक का है। एक मैप लगाते हैं और फिर उसको दिखाते हैं कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कहां से कहां तक फैला था। तो एक मैप आपको देते हैं और उस मैप के द्वारा समझाने की प्रयास करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या चीज है ये है। बोर्ड नहीं दिखेगा पूरा, लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस। और कर दीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा, बस बस बस, ठीक है, इतना पर्याप्त है। अब आप देखिए मैप में आपको दिख रहा है पूरा शेडेड एरिया है, देखें, यानी जो शेडेड एरिया है यही सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल था। अब आप अगर नॉर्थ में देखें, यानी अगर मैप में आप देखें उत्तर में, नॉर्थ में अगर आप देखें उत्तर में अगर आप देखें तो यहां एक मांडा लिखा हुआ, मांडा, हिंदी में इसको माढ़ा लिखा जाता है। बेटा ये कश्मीर में है, मांडा एक एरिया है, ये कश्मीर में है, MAND। ये इसको नॉर्दर्न मोस्ट इंडस साइट कह सकते हैं आप, नॉर्दर्न मोस्ट इंडस साइट सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा है, इसके आगे नहीं है। तो देखें ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट इंडस साइट, उत्तरी सीमा यही है, माढ़ा। बेटा इसको हिंदी में माढ़ा कहते हैं, इंग्लिश में मांडा कहते हैं। और ये एरिया आप देखिए कश्मीर में है, चिनाब रिवर यानी चिनाब नदी के बिल्कुल सामने है।
चिनाब के ऊपर झेलम नदी दिखा रहा है, चिनाब के नीचे रावी नदी दिख रहा है, उसके नीचे ब्यास नदी है, उसके नीचे सतलुज नदी है। पंजाब की यही 5 नदियां हैं। और आगे जाएंगे रहमान धेरी लिखा हुआ है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये रहमान धेरी, यह भी एरिया दिख रहा है। सिंधु नदी वही है। तो ये उत्तरी मोस्ट यानी नॉर्दर्न मोस्ट इंडस साइड था। और अगर आप साउथ में जाएं, दक्षिण में, आप देखिए नीचे बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में अच्छा, लास्ट वाला साइट इसमें नहीं दिया है, मैं आपको बता देता हूं। सदर्न मोस्ट साइट इसमें नहीं दिया है, दाइमाबाद। दाइमाबाद ये महाराष्ट्र में है और इसके ऊपर, दाइमाबाद के ऊपर भगत राव है। ये बेटे गुजरात में है। पहले यही था, अब लेटेस्ट में ये हो गया है सदर्न मोस्ट साइट। और ये दिया नहीं है इसमें, लोथल के बाद नहीं दिख रहा है, लेकिन शेडेड एरिया आप नीचे तक देखिए महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, तो शेडेड एरिया ये वाला है सदर्न मोस्ट साइट दाइमाबाद। अच्छा, इसके अलावा वेस्टर्न में, पश्चिम में आप देखें सबसे लास्ट में सुतका गेंडोर दिख रहा है, सुतका गेंडोर ये वाला, सुतका गेंडोर। ये बेटे बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये सदर्न मोस्ट साइट दाइमाबाद देखना है आपको। चलिए, कमेंट आपका ठीक हो गया, अब आप कमेंट दे सकते हैं। तो सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान बेटे पाकिस्तान में है। ये वेस्टर्न यानी पश्चिमी, उत्तरी माने पश्चिमी छोर है ये। और ईस्ट में अगर आप जाएं तो आलमगीर आपको दिखेगा, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये ईस्टर्न मोस्ट इंडस साइट है, आलमगीरपुर। और ये मेरठ में, हिंडन नदी के किनारे, ये वाला प्लेस मेरठ में हिंडन नदी के किनारे पर है ये। तो अब आप देखिए, उत्तर में मांडा एरिया है, दक्षिण में दाइमाबाद है, और बेटे पश्चिम में सुतका गेंडोर है, और पूर्व में आलमगीरपुर है। इतना विशाल क्षेत्रफल है सिंधु सभ्यता का। तो गुड मॉर्निंग सबको, जयप्रकाश। हाँ, कमेंट अभी अवेलेबल हुआ है बेटे। और विकास मिश्रा गुड मॉर्निंग। शुभेंदु सर साउथ गुजरात में मालवा है सर। शुभेंदु बेटे मालवन नहीं है, दाइमाबाद है इस समय, गुजरात नहीं, गुजरात के आगे महाराष्ट्र है। और इसमें जो आप देख रहे हैं कुंतसी दिख रहा है, और लोथल दिख रहा है, सुरकोडड्डा दिख रहा है, धोलावीरा दिख रहा है, दाइमाबाद और भगत राव नहीं दिख रहा है। तो आपको यही लगाना सदर्न मोस्ट इंडस साइट है ये। दाइमाबाद ना दिया हो तो भगत राव गुजरात में है, यह भी साइट नहीं दिख रहा है। अमृतराज मोबाइल में मैप छोटा दिख रहा है बेटा, इसको मोबाइल में अगर छोटा दिख रहा है तो इसको रोटेट कर लो, रोटेट करके क्लियरिटी बटन दबाओ और फिर ठीक हो जाएगा। जयप्रकाश प्रणाम भाई। राजेंद्र गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। तो ये थोड़ा सा समस्या था, इसमें कमेंट नहीं आ रहा था, अब आने लगा है। तो यही है पूरा मैप, तो हम दिखाने के लिए समझा रहे हैं कि ये एरिया कैसा है। हाँ बेटे ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब, या कच्छ नहीं दिख रहा है। रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ दिख रहा है बेटे, धोलावीरा के नीचे है। अर्जुन कुमार गुड मॉर्निंग बेटे।
शुभेंदु, गुजरात में मालवन है, दाइमाबाद के पहले, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो सही है। कितने पे? 1080 की क्लियरिटी पर चलाएंगे तो आपका मैप बढ़िया दिखेगा। निशांत ने लिखा है कि 1080 पर दिखाएं तो क्लैरिटी बढ़िया दिखेगा। जूम करने में भी आ रहा है बिल्कुल। सौरभ मिश्रा नमस्ते भाई। नीलम खान गुड मॉर्निंग। अजीत कुमार गुड मॉर्निंग। चलें ये सब बाद में कर लेंगे। ये क्लियर हुआ या नहीं? मैप हमने इसीलिए आज रखा हुआ इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्योंकि माइंड में एक फ्रेम बन जाएगा। और इसमें पूरा साइट नहीं है बेटे, हजारों प्लेसेस हैं इसमें। 1000 से ज्यादा सिंधु सभ्यता के प्लेसेस की खुदाई हुई है, लेकिन बेटे इसमें केवल कुछ ही इंपॉर्टेंट साइट्स दिखा रहा है। छोटे छोटे साइट्स हमने नहीं लिए हैं, क्योंकि हमें एक आइडिया क्रिएट करना है कि कौन से एरिया में सिंधु सभ्यता आई थी। तो आप 480 पर दिख रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। 480 पे दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलें आगे बताते हैं। बाकी एरियाज आप देख लीजिए। इसमें एक रहमान धेरी आपको दिख रहा है, रहमान धेरी एरिया, ये सिंध पूर्व सभ्यता है। रहमान धेरी सिंध पूर्व सभ्यता है ये, यानी सिंधु सभ्यता से पहले रहमान धेरी। इसी के आसपास एक आमरी था, आमरी। सिंध पूर्व सभ्यता आमरी भी है। एक कोट दीजी है, कोट दीजी नीचे आप मोहनजोदारो के बगल में देख रहे हैं, कोट दीजी, यह भी सिंध पूर्व सभ्यता है। तो 3-4 एरिया ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अभी बताते हैं। लेकिन अब आप देखिए, इस मैप को देखकर देखें, ट्रायंगल शेप में फैली हुई सभ्यता है, त्रिभुज आकार में है। इस तरह से देखें, ट्रायंगल शेप बन रहा है पूरा बेटे। दूसरा वाला मैप डालिए तो। एक मैप और है, वो भी दिखा देते हैं, उसमें देखते हैं, वो शायद आपको कुछ और ज्यादा अच्छा दिखाए। दूसरा वाला मैप, बाकी इसमें एरिया तो दिख रहा है, बट इसमें प्लेसेस कम दिए हुए हैं। सुतका गेंडोर तो दिख रहा है, सुतका कोह भी आपको दिख रहा है, बालाकोट भी दिख रहा है, आमरी, आमरी नीचे दिख रहा है, आमरी पूर्व इंडस सिविलाइजेशन है। और कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में भी दिख रहा है, घग्गर नदी के किनारे। इसी के साथ ही रहने दोनों मैप। इसको भी थोड़ा बड़ा करिए वाला। जी जी, ये सही है, हाँ ये रहने दीजिए। चलो बेटे ये सही है, इसमें ज्यादा क्षेत्र दिया हुआ है। ये वाला मैप भी ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। लेकिन इसमें नदियों के नाम नहीं दिए हैं, उसमें नदियों के नाम दिए थे, वो आप डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड हो जाएगा। तो ये पूरा शेडेड एरिया जो आप देख रहे हैं सिंधु सभ्यता का, विशाल क्षेत्रफल था ये। इसमें भगत राव दिया है, लोथल के नीचे भगत राव, रोजादी दिया है, सोमनाथ दिया है, और इसमें आपका प्रभास पातन दिया है, किन्नेर खेड़ा भी दिया हुआ है, इसमें देशलपुर भी दिया है, चान्हू-दारो, आमरी, लहरी कोट दीजी भी दिया है, और उधर आपका वली भागरानपुरा भी दिया हुआ है, मांडा है ही है, हरप्पा भी दिया है, गुमला भी दिया है, रहमान ढेर भी दिया हुआ है, तो रन्नगुंडा भी दिया हुआ है। ये सारे एरिया दिए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा मैप वो है, इसमें साइट तो ज़्यादा है लेकिन इससे ज़्यादा बढ़िया मैप वही है। चलिए मैप का काम खत्म भी हो गया, इसको आप डाउनलोड कर लेना मैप को। अब आप देखिए, हम जो आपको बता रहे थे, हटा दीजिए मैप। तो नॉर्थ में माढ़ा,
ये वाला एरिया, साउथ में दाइमाबाद, महाराष्ट्र में, वेस्ट में सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान में, ईस्ट में आलमगीरपुर, ये मेरठ में। पूरा एरिया अगर आप देखें ये ट्रायंगल शेप में बना हुआ है, इस तरह ट्रायंगल में एरिया पूरा डिवाइड हुआ है। सिंधु सभ्यता का टोटल क्षेत्रफल 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है ये। तो विशाल क्षेत्रफल में यह सभ्यता फैली है और इसके अंदर हजारों प्लेसेस हैं। खुदाई में अनेक हजारों प्लेसेस मिले हुए हैं। सिंधु सभ्यता की खुदाई में हजारों प्लेसेस हैं बेटे। और जैसा कि आप जानते हैं कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो सिंधु सभ्यता से पहले थे, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो सिंधु सभ्यता के बाद में आए हैं। तो ये एक बार प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस तरह से फैला हुआ है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुज आकार में फैला हुआ है ये, और 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में ये सभ्यता फैली हुई है। और इसमें हजारों प्लेसेस हैं। कुछ प्लेसेस जिनका हमने जिक्र किया है सिंधु पूर्व सभ्यता के हैं, जैसे हमने आपको बताया रहमान ढेरी, ये सिंधु पूर्व साइट है। आमरी, यह भी सिंधु पूर्व साइट है। कोट दीजी, यह भी सिंधु पूर्व साइट है। कालीबंगन सिंधु पूर्व साइट ये भी है। बनवाली, राखीगढ़ी, यह भी सिंधु पूर्व स्थल हैं। तो ऐसे सिंधु सभ्यता से पहले कुछ ऐसे प्लेसेस जो इंडस पूर्व हैं, प्री इंडस सिविलाइजेशन है ये, प्री इंडस वैली प्लेसेस। यहां से डबल सभ्यता के बारे में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो है ही है, प्लस हड़प्पा पूर्व सभ्यता के प्रमाण भी मिलते हैं। हड़प्पा पूर्व सभ्यता की यहाँ बस्तियां मिली हैं। बनवाली और राखीगढ़ी हरियाणा में यहाँ तो वैदिक सभ्यता के भी प्रमाण मिले हुए हैं। यानी किस तरह आर्य आए और इंडस पीपल को हराकर यहाँ से भगा दिए और इनकी साइट पर कब्जा जमा लिए और अपनी वैदिक सभ्यता बनाए। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता के बाद की भी सभ्यताएं मिलती हैं। चलिए हम आगे आपको बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता की खुदाई वगैरह के बारे में अब आपको बताते हैं। कल हमने थोड़ा सा बताया था कि किस तरह अंग्रेजों ने इंडिया में सिंधु सभ्यता के बारे में पता किया है, और ये भी बताया कि किस तरह कनिंघम के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खुदाई के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, और किस तरह अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों को की देखरेख करवाया। चार्ल्स मैसन के बारे में हमने आपको बताया था कल। 1829 में चार्ल्स मैसन पहला अंग्रेज था जो हड़प्पा को देखकर कहा कि यहाँ कोई सभ्यता विद्यमान है। तो पहली बार अगर किसी ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा किया तो चार्ल्स मैसन था। चार्ल्स मैसन फर्स्ट टाइम
इन्होंने बताया कि हड़प्पा में कोई सभ्यता हो सकती है, और ये इस साल की बात है। बाद में अलेक्जेंडर कलिंघम जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर थे, इन्होंने भी इस स्थल का दौरा किया और यहां पाया कि आसपास के गांव के लोग हड़प्पा टीले को खोदकर ईंटें निकाल कर ले जा रहे थे, अपने मकान बना रहे थे, तो इससे भी क्षति हो रहा था। लेकिन बाद में 1856 में कराची से लाहौर के बीच में एक रेलवे लाइन बिछना स्टार्ट हुआ। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए कुछ ईंटों की आवश्यकता पड़ी। रेलवे के इंजीनियरों ने हड़प्पा टीले को कहा कि खोद कर ईंटें निकाल लें, तो हड़प्पा टीले को खोद करके रेलवे कर्मचारियों को लगा दिया गया। ईंटें निकाल करके ट्रैक बनाने के प्रयोग में ले रहे थे। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो इन्होंने किया है, क्योंकि बेरहमी से हड़प्पा साइट को खुदाई करके ईंटें निकालने लगे। उनको ये नहीं पता था कि यहाँ कोई सभ्यता दबी पड़ी है। काफी अंदर तक जब खुदाई कर ले गए तब यह महसूस हुआ कि यहाँ कोई सभ्यता दबी पड़ी है। लोगों को तमाम प्रमाण मिलने लगे और इसके बाद इन्होंने इसकी खबर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को दिया। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको चारों तरफ से घिरवा लिया और बाद में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, यानी सर जॉन मार्शल इस समय डायरेक्टर थे, सर जॉन मार्शल के डायरेक्शन में, इनके डायरेक्शन में हड़प्पा की खुदाई 1921 में स्टार्ट कराई गई थी। लेकिन खुदाई कराया किसने? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई स्टार्ट कराई। इनके साथ माधव स्वरूप वत्स भी थे। माधव स्वरूप वत्स ये भी थे इस समय। तो सर जॉन मार्शल इस समय डायरेक्टर थे। इनके डायरेक्शन में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने स्टार्ट कराई। इस तरह आगे की स्टोरी बढ़ती रही। आज की डेट में हड़प्पा ये मांटगोमरी नामक जगह पर है, शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट में। शाहीवाल जिले के मोंटगोमरी नामक स्थल पर हड़प्पा आज की डेट में बसा हुआ है। ये यहां पर बसा है और ये आज की डेट में पंजाब में है, पंजाब पाकिस्तान वाले पंजाब में। वैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो ऐसे दो इंडस साइट हैं जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, यानी जिनका रख रखाव यूनेस्को के द्वारा अब किया जा रहा है। वर्तमान में ये 1921 में इसकी खुदाई कराई गई। जैसा कि आप जानती हैं, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने इन्होंने इसकी खुदाई स्टार्ट किया था। तमाम अवशेष मिले हैं, बताएंगे आपको कि क्या क्या अवशेष मिला है यहां से और कितना इंपॉर्टेंट साइट है ये। तो रावी नदी के बाईं तट पर बसा था यह प्लेस, रावी नदी के तट पर बसा था। और हड़प्पा का मीनिंग है फेवरेट प्लेस ऑफ गॉड गॉडेस, फेवरेट प्लेस
ऑफ गॉड गॉडेस। हड़प्पा का मीनिंग है देवी देवताओं का प्रिय स्थल। ये हड़प्पा शब्द का मीनिंग है बेटे। हर माने गॉड, यूपीए माने प्रिय, दो शब्दों से बना है। हर यानी भगवान, यूपीए यानी प्रिय। हर यूपीए यानी देवी देवताओं का प्रिय स्थल। ये पंजाबी शब्द है, पंजाबी शब्द है। ये नाम आज का है, पहले क्या नाम था इस प्लेस का ये नहीं पता है। पहले क्या नाम था ये नहीं मालूम है, लेकिन ये आज का नाम दिया गया है। पंजाबी शब्द है ये। हर माने गॉड, यूपी माने प्रिय। अच्छा, पहला प्लेस होने की वजह से सिंधु सभ्यता में ये पहला प्लेस होने के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया था। बाद में और प्लेसेस के बारे में जब पता चला, इसका नाम बाद में चेंज किया गया। बाद में मोहनजोदारो का पता चला तो यह कहा गया कि सिंधु सभ्यता केवल हड़प्पा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सिंधु नदी की घाटी में फैला हुआ है। इसके बाद और प्लेसेस के बारे में पता चला तो यह पता लगा कि नहीं, सरस्वती नदी उस समय की सबसे विशाल नदी थी। बहुत सारे प्लेसेस सिंधु सभ्यता के सरस्वती नदी के किनारे बसे हुए थे या सरस्वती घाटी में बसे हुए थे, इसलिए बाद में इसका नाम दिया गया सरस्वती घाटी की सभ्यता। बाद में जब इनका संबंध मेसोपोटामिया से प्रारंभ हुआ, यानी व्यापार वगैरह जब प्रारंभ किया मेसोपोटामिया से, तो मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुहा के नाम से पुकारा। तो यह भी कहा जाता है कि क्या सिंधु सभ्यता मेलुहा की एक कॉलोनी थी? मेलुहा नामक एक कॉलोनी थी क्या? यह सिंधु सभ्यता एक मेलुहा कॉलोनी थी और ये कॉलोनी मेसोपोटामिया के लोगों ने इंडिया में बसाया था, ऐसा भी कहा जाने लगा। मेलुहा नाम हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया के लोगों ने दिया है और मेसोपोटामिया सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। सबसे मैक्सिमम व्यापार मेसोपोटामिया से ही इनका होता था। तो ये तमाम नाम बाद में दिए गए हैं, लेकिन अगर पहला नाम पूछा जाए कि पहला नाम क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा क्यों पड़ा? क्योंकि हड़प्पा फर्स्ट इंडस साइट थी जिसकी खुदाई सबसे पहले हुई है। इसके पहले कोई सिंधु सभ्यता का स्थल का पता नहीं था, इसलिए इसका नाम दे दिया हड़प्पन कल्चर। और बाद में मोहनजोदारो जब मिला तो सिंधु घाटी की सभ्यता में था, जिसका नाम दे दिया सिंधु घाटी की सभ्यता। शायद आप ये भी जानते हैं कि हड़प्पा कल्चर भी कहलाती है और हड़प्पा सभ्यता भी कहलाती है, यानी सिंधु सभ्यता भी कहलाती है, सिंधु संस्कृति भी कहलाती है। आप जानते होंगे सभ्यता और संस्कृत में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन? कल्चर सिविलाइजेशन में एक बहुत बड़ा अंतर, वैसे तो कई सारे अंतर हैं। एक मेन अंतर यह है कि सभ्यता, जैसे मान लो किसी ने बिल्डिंग को देखा बाहर से तो आपको लगे कि ये बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, ठीक है, ये इसको सभ्यता कहेंगे। बाहरी रूप को सभ्यता कहा जाता है। आउटर मोस्ट ह्यूमन बींग्स की आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर होता है उसको सभ्यता कहते हैं, और अंदर क्या है उसको संस्कृति कहते हैं। जैसे आप किसी बिल्डिंग को देखा, बिल्डिंग देख लिया तो यानी देखना, ये बाहरी चीजों को देख लिया आपने। अब इसके अंदर गए, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे कुर्सियां हैं, मेज है, बोर्ड लगा हुआ है, तो लगता है कि यहाँ बच्चे पढ़ते थे। तो कल्चर का मतलब इनर पार्ट ऑफ अ ह्यूमन सोसाइटी। मानव समाज के आंतरिक गुण को संस्कृति कहते हैं। आउटर पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज कॉल्ड एज सभ्यता, सिविलाइजेशन। मनुष्य के बाहरी गुणों को सभ्यता कहते हैं। अब जैसे आप किसी से मिलते हैं तो कोई जो है कुछ बोलता नहीं, नाम राम राम नमस्ते नहीं करता है, कोई मिलने के बाद राम राम नमस्ते करता है, तो जो मिला वो तो सभ्य है, ठीक है। जिसने राम राम किया, पैर छुआ, आशीर्वाद लिया, उसको कहते हैं कल्चर्ड है। तो इस तरह सभ्यता जो है पहले आई, संस्कृति बाद में आई। सभ्यता मनुष्य के बाहरी गुणों को प्रदर्शित करता है, संस्कृति मनुष्य के आंतरिक गुणों को प्रदर्शित करता है। इनर क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड कल्चर। आउटर क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज सिविलाइजेशन।
तो ये डिफरेंस है। तो इसलिए इसको कल्चर भी कहा जाता है और सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए आपको कुछ और चीजें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सिंधु सभ्यता का हड़प्पा ये दो पार्ट्स में डिवाइड था। एक तो अपर पार्ट एरिया है और दूसरा लोअर पार्ट है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का सिटी प्लानिंग लगभग सेम था। पूरा क्षेत्र दो पार्ट्स में डिवाइड था। एक पार्ट अपर एरिया कहलाता था, ये सिटेडल एरिया भी कहते थे इसको, सिटेडल एरिया यानी दुर्गीकरण क्षेत्र। अपर पार्ट दैट वाज सिटेडल पार्ट, दुर्गीकरण क्षेत्र। लोअर एरिया दैट वाज रेजिडेंशियल एरिया, आवासीय क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र। टोटल एरिया पूरा क्षेत्रफल चहर दीवारी से घिरा हुआ था। एक मोटी यानी मोटी और हाई वॉल से घिरा हुआ एरिया था। होल एरिया वाज सराउंडेड विद अ थिक एंड हाई वॉल। पूरा क्षेत्रफल इस तरह से, पूरा क्षेत्रफल चारों तरफ से घेरा गया था। अब एक बार यह प्रश्न पूछा गया था कि चारों तरफ से पूरा क्षेत्र क्यों घेरा गया था। नॉर्थ और साउथ में निकलने के दो गेट बने थे। नॉर्थ और साउथ साइड में निकलने के लिए दो गेट बनाए गए थे। सिटेडल वाला पार्ट जो था, यहां किंग और किंग्समैन रहते थे बेटे। ऊपरी क्षेत्र दुर्गीकरण क्षेत्र में राजा और राज परिवार के लोग रहते थे, किंग एंड किंग्समैन रहते थे। जबकि रेजिडेंशियल एरिया में यानी लोअर क्षेत्र में आम आदमी रहा करता था। लेकिन पूरा क्षेत्र एक मोटी और ऊंची चहर दीवारी से घिरा हुआ था। एक बार ये प्रश्न पूछा गया कि पूरा एरिया चारों तरफ से ऊंची और मोटी चहर दीवारी से क्यों घिरा था। तो कारण यह है कि बाढ़ का पानी क्षेत्र में या सिटेडल एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में घुसने ना पाए, इसके लिए चारों तरफ से ऊंची और मोटी दीवार से घेरा गया था। बरसात के वक्त उत्तर और दक्षिण तरफ जो गेट थे उसको ब्लॉक कर दिया जाता था, जिससे कि नदियों में बाढ़ का पानी शहर एरिया में घुस न पाए, जिससे कि पूरा एरिया जलमग्न ना हो पाए। तो मेन कारण यही था इसको घेरने का। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक बरसात होता था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाला क्षेत्र सबसे अधिक बारिश वाला क्षेत्र था। यहाँ के मकान पक्की ईंट के बने थे। याद रखें, पक्की ईंट के मकान बने थे। इसी से अनुमान लगाया गया है कि सबसे ज्यादा मानसून हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्षेत्र में आता था। और आपको बताएं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में रहने के लिए मकान जो बने थे, मकान मिनिमम 1 मंजिला था, मैक्सिमम 3-3 मंजिले मकान बने थे। 3-3 मंजिले का पता कैसे लगा? जो 3-3 मंजिले मकान थे उनकी दीवारें जो थी, नींव थी, मोटी थी और ऊपर के साइड में सिकुड़ती हुई चली जाती थी। तो इसीलिए अनुमान लगाया गया कि जिसमें जिसकी दीवारें ज़्यादा मोटी थी वो 3-3 मंजिले मकान रहे होंगे, और जिनकी दीवारें नींव पतली थी सिंगल फ्लोर मकान रहे होंगे। अब आप देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा खुदाई में जो अवशेष मिला है वो वैसे तो मोहनजोदड़ो का ज़्यादा सेफ है। हड़प्पा में ज़्यादातर प्रमाण टूट गए हैं बेटे। बेरहमी से इंजीनियरों ने इतना खुदाई करके ईंटें निकाल लिया, बहुत से सामान नष्ट हो चुके हैं, और नष्ट हुए सामान से अनुमान लगाना थोड़ा नामुमकिन होता है। इसलिए मोहनजोदड़ो से जो खुदाई में अवशेष मिले हैं वो बिल्कुल सेफ हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अनुमान लगाया गया है। तो इस तरह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो प्लेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो थोड़ा सा हम आपको हड़प्पा के बारे में और बताते हैं।
तो 2-3 मिनट का समय लेंगे। चाय आ गई है तो चाय पी के फिर इसको बताते हैं, अच्छी तरीके से इसको समझा देते हैं। तो थोड़ा सा 2-3 मिनट का ब्रेक दे देते हैं, 5 मिनट मान लो।
चलें स्टार्ट करते हैं और आगे देखें आप हड़प्पा के बारे में। यहां से एक तो आप देखें सड़कें राइट एंगल पर क्रॉस करती थी। यहां पर सिंधु सभ्यता में रोड्स क्रॉस्ड इनटू राइट एंगल। सड़कें राइट एंगल पर क्रॉस करती थी और सड़कें स्ट्रेट होती थी, जिगजैग नहीं होती थी। पूरा एरिया रेक्टेंगुलर शेप में डिवाइड था। सिंधु सभ्यता में इवन मोहनजोदाड़ो में सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर क्रॉस करती थी। पूरा एरिया रेक्टेंगुलर शेप में डिवाइड होता था। तो ये वाला क्षेत्र थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, रेक्टेंगुलर एरिया में हो जाएगा। तो ऐसे सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर क्रॉस करती थी और बीच में स्ट्रीट बनी थी, गलियां बनी थी। बीच में इनके स्ट्रीट भी होता था। इनके मकान मेन सड़क की तरफ बनते थे, मकान मुख्य सड़क की तरफ बने थे। अब जैसे इस मेन साइड में मकान बनाया हुआ था इन्होंने, मेन साइड में मकान बने थे, लेकिन याद रखें इनके दरवाजे गलियों की तरफ ओपन होते थे। दरवाजे गलियों की तरफ ओपन किए जाते थे। और वैसे अगर आप देखें तो मेन सड़कें 9.15 मीटर चौड़ी थी, इतनी वाइड थी मुख्य सड़क। गलियां 3.15 मीटर चौड़ी थी। स्ट्रीट की चौड़ाई थी 3.15 मीटर और 10 मीटर तक चौड़ी सड़कें ये मोहनजोदाड़ो में मिली हैं। यानी मोहनजोदड़ो में एक सड़क ऐसी है जो 10 मीटर तक चौड़ी मिली है। लेकिन बाकी एवरेज में अगर आप देखें तो 9.15 मीटर चौड़ी सड़कें, गलियां 3.15 मीटर चौड़ी होती थीं। केवल मोहनजोदाड़ो में 10 मीटर चौड़ी सड़क का अवशेष एक मिला है, शायद वह राजपथ कहलाता था। बाकी सिंधु सभ्यता में एवरेज अगर आप देखें तो यही मिली। और इनके मकान मेन सड़क की तरफ बने होते थे, गलियों की तरफ इनके दरवाजे ओपन होते थे, स्ट्रीट की तरफ इनके दरवाजे ओपन किए जाते थे। यानी इनके मकान के दरवाजे कभी मेन सड़क की तरफ नहीं ओपन किया गया है। कारण प्रदूषण की वजह से। प्रदूषण कैसे? जैसे मान लीजिए बारिश का मौसम में 5-5, 6-6 महीने तक बारिश होती थी, खूब पानी भर जाता था, आसपास एरियाज खूब फ्लो हो जाता था। कभी कभी शहर में ही यानी पूरा सिटाडेल एरिया में पानी घुस जाता था या फोर्टिफाइड एरिया में भी पानी घुस जाता था। लोग अपने मकान के तीसरे मंजिल पर चले जाते थे और ऊपर तीसरे मंजिल से कूड़ा करकट मेन सड़क की तरफ फेंकते थे और वो कूड़ा करकट सड़ने से प्रदूषण फैलता था। तो इस तरह लोग जो थे गलियों की तरफ दरवाजे ओपन करते थे। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में मकान के दरवाजे किस तरफ ओपन होते थे, तो गलियों की तरफ ओपन किया जाता था। इवन यह भी कहा गया है इनके मकान में जो रोशनदान पेनिट्रेशन वगैरह लगाते थे, रोशनदान जिसको बोलते हैं, वह भी गलियों की तरफ होते थे। और इनके मकान में कोई विंडोज नहीं होती थी, इनके मकानों में कोई भी विंडो नहीं मिली है। तो इस तरह से सारा प्रदूषण की वजह से गलियों की तरफ इनके मकान के दरवाजे और रोशनदान होते थे, मकान में विंडो नहीं होते थे। हड़प्पा के प्रत्येक मकान में किचन का अवशेष मिला है, किचन यानी रसोई का अवशेष मिला है।
और मोहनजोदड़ो के प्रत्येक मकान में बाथरूम का अवशेष मिला है और ग्रेट बाथ वैसे मोहनजोदारो में ही बना था, बताएंगे आपको आगे। बट याद रखें कि हड़प्पा के हर मकान में किचन का अवशेष मिला है, मोहनजोदड़ो के हर एक मकान में बाथरूम का अवशेष मिला है। कुछ मकानों के कोर्टयार्ड में, आंगन में कुएं का अवशेष मिला है और कुछ सामाजिक कुएं सड़क के बाहर होते थे, नहीं सड़क के पास होते थे, यानी पब्लिक वेल भी मिले हैं और प्राइवेट वेल्स भी मिले हैं। प्राइवेट वेल्स लोग अपने मकान के अंदर रखते थे, ज़्यादातर मकान के कोर्टयार्ड यानी आंगन के किनारे पर रखते थे। अच्छा, हड़प्पा के हर मकान में बाथरूम मिला है, यानी वहाँ पर ज़्यादा कुएं प्राइवेट मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में किचन मिला है, इतने प्राइवेट यहाँ पर वेल्स कम मिले हैं। अच्छा, एक बात और, हड़प्पा मोहनजोदड़ो या सिंधु सभ्यता के मकानों में सीढ़ियां अंदर से नहीं होती थी, ऊपर छत पे जाने के लिए सीढ़ियां बाहर से बनाई जाती थी और पक्की ईंट के मकान मिले हैं। पक्की ईंट के मकान के ऊपर जब छज्जा डालते थे, थैच करते थे, तो पहले लकड़ी बिछाते थे, लकड़ी के ऊपर घास फूस डालते थे, घास फूस के ऊपर मिट्टी का मोटा सा लेप लगा देते थे जिससे कि पानी घर के अंदर न टपके। और इसके बाद एक साइड में ढलान करते थे, परनाला लगाते थे, परनाले से पानी नाली में गिरता था और गलियों में भी छोटी छोटी नालियां ईंट के टुकड़ों से ढकी गई थीं और बाहर मेन सड़क पर चौड़ी चौड़ी नालियां पत्थर के टुकड़ों से ढका गया था। तो सैनिटेशन की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के मकान काफ़ी अच्छे हैं और मकानों में, प्रत्येक मकान में लगभग हड़प्पा के प्रत्येक मकान में किचन, मोहनजोदड़ो के प्रत्येक मकान में बाथरूम, बाकी प्राइवेट वेल, सोशल वेल दोनों मिले हैं। वेल्स 3 प्रकार के हैं। एक तो ऐसे वेल हैं जो सर्कुलर शेप में हैं, जिनसे रस्सी से पानी निकाला जाता था, और दूसरा ऐसा वेल है जो स्क्वायर शेप में है, उसमें भी रस्सी से पानी निकाला जाता था। एक तीसरा वेल्स मिला है जो कि स्टेयर्स लगे होते थे, यानी बड़े से स्टेयर्स के द्वारा नीचे जाके फिर पानी लेके आया जाता था। तो ऐसे 3 प्रकार के वेल्स के अवशेष मिले हैं। सर्कुलर शेप के ज़्यादातर वेल्स लोथल से मिले हैं और स्टेयर टाइप का जो वेल्स हमने आपको बताया वह भी गुजरात में धोलावीरा से मिला है। और बाकी हड़प्पा मोहनजोदड़ो के मकान के जो वेल्स मिले हैं कुछ स्क्वायर शेप में हैं और कुछ सर्कुलर शेप में हैं। तो खैर, सिंधु सभ्यता में हड़प्पा पहला प्लेस था, लेकिन याद रखें सड़कें कच्ची थीं, सड़कें पक्की नहीं थीं, साफ सफाई की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। सड़कों के किनारे जगह जगह प्लेटफॉर्म मिले हैं, चबूतरे टाइप के मिले हैं। शायद इन चबूतरों पर दुकानदार अपने सामान बेचने के लिए आता था। और सड़कों के किनारे बड़ी बड़ी नालियाँ जिसमें सीवर सिस्टम था, ढकी नालियाँ थी, सीवेज सिस्टम भी था, नालियों के बगल में कूड़ेदान बने थे। तो ये व्यवस्था हड़प्पा मोहनजोदड़ो के शहरों में मिला है। तो हड़प्पा से खुदाई में कुछ महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, वो हम आपको बताते हैं। हड़प्पा की खुदाई में कुछ अवशेष क्या क्या हैं जो फेमस हैं। एक तो यहां से ग्रेनरी यानी अनाज भंडार मिला है। ग्रेनरी माने अनाज रखने का एक गोदाम मिला है। अब आप देखिए, ये अनाज भंडार 6 रूम वाले हैं। एक तरफ 6 रूम, दूसरी तरफ 6 रूम, बीच में गलियारा, और इसका मुख रावी नदी के किनारे की तरफ ओपन होता था। ये ग्रेनरी एफ माउंड पर बना हुआ था। एफ नामक माउंड है, वहां से मिला है। तो माउंड यानी टीला, एफ नामक एक टीला, वहां पर एफ नामक एक टीला पर ग्रेनरी का अवशेष है। ये ग्रेनरी की खास बात यही है कि 45 नॉर्थ साउथ और 45 मीटर, ये मीटर होगा,
नॉर्थ साउथ 45 मीटर, ईस्ट वेस्ट और 7 मीटर का बीच में जो गलियारा था, तो 45 मीटर नॉर्थ ईस्ट, 45 मीटर ईस्ट वेस्ट और 7 मीटर का एक गलियारा काफी लंबा चौड़ा है। और एक एक रूम के जो साइज हैं, एक रूम की साइज 15.2 मीटर से 16.1 मीटर, 1 रूम साइड है ये ग्रेनरी का। ग्रेनरी के एक रूम का ये साइज है, तो काफी बड़ा अनाज भंडार है ये। यानी ग्रेनरी की लंबाई कह सकते हैं 45 मीटर नॉर्थ ईस्ट और 45 मीटर ईस्ट वेस्ट स्क्वायर शेप में था ये, और बाकी बीच में, इसके बीच में ये गलियारा, और बाकी एक रूम की साइज 15.2 इंटू 6.1 दिया हुआ है। इतने बड़े बड़े, इतने चौड़े चौड़े एक एक रूम की साइज थी। तो एक तरफ 6 रूम, दूसरी तरफ 6 रूम, यानी कुल मिला के 12 रूम ग्रेनरी में प्राप्त हुए हैं। ग्रेनरी के बगल में थोड़ी दूर पर एक और टीला मिला है, या एक चबूतरा कह सकते हैं। उस चबूतरे में जगह जगह होल है, शायद इस होल में अनाज को माड़ करके फिर ग्रेनरीज में रखा जाता था। अनाज को मारने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है, प्लेटफॉर्म में जगह जगह होल हैं, इन होल्स में अनाज को थ्रेश किया जाता था, मारा जाता था, फिर अनाज को इन ग्रेनरी में स्टोर किया जाता था। ये कहा गया है कि ये सरकारी ग्रेनरी था, ये प्राइवेट ग्रेनरी नहीं था, पब्लिक ग्रेनरी था, गवर्नमेंट के अंडर में था, ये प्राइवेट नहीं था, पब्लिक गवर्नमेंट के अंडर में। कहा जाता था कि जब कोई अकाल का समय होता था या फिर बाढ़ का समय होता था, इन ग्रेनरी से अनाज निकाल करके पब्लिक को प्रोवाइड किया जाता था, पब्लिक की मदद किया जाता था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्रेनरी के अलावा एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें छोटे छोटे होल हैं, यानी अनाज को थ्रेश किया जाता था। और इस चबूतरे के बगल में एक लेबर रूम्स भी मिला है, बैरक टाइप का है। लेबर रूम्स में यहाँ मजदूर रहते थे, ये मजदूर इन थ्रेशिंग करके अनाज को इन ग्रेनरीज में स्टोर किया करते थे। तो बेहद इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है हड़प्पा में ग्रेनरी, जिसकी खुदाई के अवशेष तो मिले हैं, काफी नष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके प्रमाण अवशेष मिले हैं। 6 ग्रेनरी एक तरफ, 6 ग्रेनरी दूसरी तरफ, बीच में गलियारा, और ग्रेनरीज गलियारे में ओपन होते थे, लेकिन गैलरी का जो माउथ था, गैलरी का मुख रावी नदी के तट की ओर ओपन होता था। तो बेहद इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जो हड़प्पा से मिली है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो आपको बिल्डिंग बताना है वो सिटाडेल है बेटे। यहां से हड़प्पा से दूसरी महत्वपूर्ण बिल्डिंग सिटाडेल यानी दुर्ग, दुर्ग माने छोटा किला भी कह सकते हैं। ये दुर्ग जो था, इसमें राजा और राज परिवार के लोग रहते थे। दुर्ग के अवशेष कई जगह से मिले हैं। दुर्ग का प्रमाण कालीबंगा से भी मिला है, दुर्ग का प्रमाण मोहनजोदड़ो से भी मिला है, दुर्ग हड़प्पा से भी मिला है। ये कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता की 3 राजधानियां थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। अधिकतर सिंधु सभ्यता के स्थलों से दुर्ग के अवशेष मिले हैं, ज्यादातर स्थलों से। तो इन दुर्ग में नोबल, किंग या प्रीस्ट क्लास के लोग ही रहते थे, या मर्चेंट क्लास के लोग रहते थे। कहीं कहीं कहा गया कि मर्चेंट क्लास सिंधु सभ्यता में रूलिंग क्लास है, यानी जो शासक वर्ग होता था मर्चेंट क्लास था। लेकिन कहीं कहीं ये कहा गया कि प्रीस्ट क्लास रूलिंग क्लास था। जैसा कि मोहनजोदड़ो से प्रीस्ट की स्टैच्यू मिली है, जो दाढ़ी वाला प्रीस्ट है, और वह एक साल बाईं कंधे से दाईं कंधे की तरफ रखा हुआ है। कहा गया कि वो प्रीस्ट हैं जो कि रूलिंग क्लास के लोग थे ये। लेकिन एनसीईआरटी में दिया कि मर्चेंट क्लास सिंधु सभ्यता में रूलिंग क्लास था। तो दुर्ग का विशेष महत्व है, किंग और किंग्समैन रहते थे यहाँ से। यहाँ पे
पेंटेड रेड ग्रेवेयर काफी सारे मिले हैं, पेंटेड रेड ग्रेवेयर, बट याद रखें यहां के पेंटेड रेड ग्रेवेयर टूट चुके हैं। लाल चित्रित, धूसित, मृदभांड, ये टूट चुके हैं, काफी टूटे फूटे अवस्था में हैं। लेकिन यह है कि इनकी लंबी ग्रीव होती थी, लंबी नेक होती थी, आज की सुराही की तरह नीचे पेंदा नहीं होता था, इनके नेक में होल होता था, शायद रस्सी के सहारे ऊपर इनको बांध दिया जाता था। तो मकान के ऊपर लगे लकड़ी के जो रखे जाते थे उसी में इनके होल्स को बांधा जाता था। खैर जो भी है, लेकिन ये काफी बड़ी मात्रा में मिले हैं। चाक के बने हुए मिट्टी के बर्तन थे, रेड कलर से पेंट किया जाता था, इनको पकाया भी जाता था, और वैसे इनको शॉर्ट में PRGW भी कहा गया है, शॉर्ट में पेंटेड रेड ग्रेवेयर। लेकिन अगर ये लिख दिया जाए कि पेंटेड ग्रेवेयर अगर कहा जाए, PGW, तो ये वैदिक सभ्यता का है। अंतर यही है बेटे, अगर आपको पेंटेड रेड ग्रेवेयर कहा जाए तो ये सिंधु सभ्यता का है, और अगर ये कहा जाए पेंटेड ग्रेवेयर तो ये वैदिक सभ्यता का है। तो इस तरह से ये पूरी सिंधु सभ्यता में मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन मिले हैं। और वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बढ़िया मैन मेड थिंग्स सिंधु सभ्यता में क्या है, तो पेंटेड रेड ग्रेवेयर है। सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन, इन मिट्टी के बर्तनों पर चित्र भी बने हैं। कुछ मिट्टी के बर्तनों पर आदमी के चित्र मिलते हैं, कुछ मिट्टी के बर्तनों पर पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। तो ये इसकी खास बात है। पकाने के बाद इसको पेंट किया जाता था। पेंट करने के कई कलर थे, रेड कलर के पेंट ज्यादा यूज किया गया है, इसलिए पेंटेड रेड ग्रेवेयर कहा गया है। कुछ पर ब्लैक कलर का पेंट कर देते थे, कुछ पिंक कलर का भी पेंट करते थे, लेकिन मेजॉरिटी में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं रेड कलर से पेंट किए हुए मिले हैं। और अगला एक पॉइंट आप देखिए, यहां से खुदाई में सील्स, मिट्टी की मोहरें बहुत सारी मिली हैं, क्ले सील्स, मिट्टी की मोहरें, बहुत सारी सील्स ऐसी हैं मिट्टी की हैं, पक्की मिट्टी को पका दिया जाता था, पकाई हुई मिट्टी की सील्स हैं ये। और इन सील्स पर पशु के चित्र मिले हैं। पशु माने जैसे बुल का, हम्प्ड बुल यानी सांड, अनहम्प्ड बुल यानी बिना कुबड़ वाला सांड। तो कुबड़ वाला और बिना कुबड़ दो प्रकार के सांड की सील मिली हैं। ज्यादातर हम्प्ड बुल के सील्स मिले हैं, लेकिन ओवरऑल सील्स अगर देखा जाए तो मदर गॉडेज की सील्स सबसे ज्यादा मिली हैं। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा सील्स मातृ देवी की मिली हैं। इसी से अनुमान लगाया गया है कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक सोसाइटी थी। लेकिन पशुओं में सांड, कुबड़ वाले सांड की सील मिली है, बिना कुबड़ वाले सांड की मिली है। एक सील तो ऐसी मिली है जिसमें एक सींग वाला पशु है, यूनिकॉर्न एनिमल है। आज यूनिकॉर्न एनिमल नहीं मिलता है, एक सींग वाला पशु आज की डेट में नहीं मिलता है, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग एक सींग वाले पशु से परिचित थे, यूनिकॉर्न एनिमल से परिचित थे। और इसके अलावा और में जैसे आपको एक सील है जो पशुपति शिवा की आगे बताएंगे, उसमें बाघ भी बना हुआ है, बफेलो भी बना हुआ है, राइनोसरस भी बना हुआ है, टाइगर भी बना हुआ है, डियर भी बने हुए हैं, स्नेक भी बने हुए हैं। तो वो पशुपति शिवा मोहनजोदड़ो से है। लेकिन मैक्सिमम सील्स आपसे पूछा जाए तो मदर गॉडेज की सील्स मिली हैं। यहां से टेराकोट्टा फिगरिन्स भी मिले हैं। टेराकोट्टा फिगरिन्स यानी पक्की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं।
पक्की मिट्टी की मूर्तियां, ये भी यहां से मिली बेटे। ये मूर्तियां ह्यूमन बीइंग की हैं, यानी मदर गॉडेस की भी हैं, पुरुष की भी हैं, मदर गॉडेस की ज्यादा हैं। मिट्टी की मूर्तियां बना लिया जाता था, इसके बाद इनको पका दिया जाता था। ज्यादातर मूर्तियां मदर गॉडेस की हैं। इनको टेराकोट्टा कहा गया है। टेराकोट्टा माने पकाई गई मिट्टी, यानी बनी कच्ची मूर्ति मिट्टी की बनी, उसके बाद इसको पका करके फिर इसकी पूजा अर्चना किया करते थे। अच्छा, इसके अलावा स्टेटाइट क्वाइंस भी मिले हैं। स्टेटाइट क्वाइंस का अवशेष भी मिला है। सिलखड़ी के सिक्के, यानी कच्ची मिट्टी को सिक्के बना के पका दिया जाता था, इसको सिलखड़ी के सिक्के कहते हैं। जैसा कि हमने कल आपको डिस्कस किया था क्वाइनेज में, सिक्के में। तो सिंधु सभ्यता में सिक्के मिले हैं बेटे, लेकिन ये क्वाइंस जो है स्टेटाइट क्वाइंस कहलाते थे। यहां से लकड़ी के भी सामान मिले हैं, लकड़ी के तमाम सामान मिले हैं। और इसके अलावा आभूषण भी मिले हैं। आभूषण में जैसे सोने, चांदी, कॉपर यानी तांबा, ब्रॉन्ज यानी कांस्य, सिल्वर यानी चांदी, ब्रास यानी पीतल, ये तमाम आभूषण भी मिले हैं। लोहे का प्रमाण नहीं है बस, बाकी लगभग सभी वस्तु, सभी धातु के प्रमाण हैं। मैक्सिमम ब्रॉन्ज और कॉपर के मिले हैं, बट सिल्वर, गोल्ड का भी प्रयोग करते थे। रिच क्लास के लोग गोल्ड और सिल्वर के आभूषण पहनते थे। मिडिल क्लास के लोग ब्रॉन्ज, ब्रास, कॉपर के मेटल पहनते थे, कॉपर के आभूषण पहनते थे। लेकिन बेटे जो बिल्कुल निम्न क्लास के लोग थे, यानी पुअर क्लास के लोग थे, उनके आभूषण मिट्टी के होते थे। मिट्टी के आभूषण बनाते थे और उसको वो पका लेते थे, उसको भी पहनते थे। जैसा कि आप कालीबंगा में काले मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं, मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा से मिली हैं। कालीबंगा का नाम ही है मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां। अच्छा, कुछ आभूषण जो समुद्र में सीप पाए जाते हैं, घोंघे, उनके बनाते थे, उसको भी पहनते थे। आभूषण में कई प्रकार के आभूषण थे, जैसे कमर में करधनी पहनते थे, कान में कर्णफूल पहनते थे, भुजाओं में भुजबंद कहा गया है, और गले में नेकलेस भी पहनते थे। नेकलेस तो कई मेटल्स के मिले हुए हैं। नेकलेस, पाँव में पाजेब पहनते थे, तो ये नाक में नथनी टाइप का पहनते थे। आभूषण बहुत सारे थे इनके। अच्छा, पुरुष और महिला दोनों जूड़ा रखते थे, लंबे लंबे बाल रखते थे। कुछ पुरुष शेविंग करते थे, कुछ पुरुष दाढ़ी भी रखते थे। जैसे कि मोहनजोदड़ो से प्रीस्ट की जो सील मिली है, उस पर एक पुरुष दाढ़ी रखे हुए है, शायद वह प्रीस्ट किंग था। तो इस तरह के तमाम सील्स मिले हैं, जिससे सिंधु सभ्यता के सारे अवशेष प्रमाण पत्र मिलते हैं। अच्छा, सिंधु सभ्यता में एक और टीला है, एच माउंड भी मिला है। एच माउंड, R37 नामक एक टीला मिला है। R37 ये समाधि स्थल था। इसी जगह सिंधु सभ्यता के लोग, R37 में सिंधु सभ्यता के लोग डेड बॉडी को दफनाते थे। R37 यहां, ये इसी जगह पर सेमेट्री था सिंधु सभ्यता में। सेमेट्री का मतलब होता है समाधि स्थल। समाधि स्थल यहीं पर था ये। तो R37 यहां से ये भी मिला हुआ है। तो इसके अलावा बेटे यहां से तमाम अवशेष हैं, आभूषण भी हैं, मिट्टी के आभूषण भी हैं, पेबल्स के आभूषण भी हैं, और लकड़ी के भी अवशेष हैं। और इसके अलावा मेटल के अलावा कई सारे कीमती पत्थरों के भी आभूषण मिले हुए हैं। तमगा भी मिला हुआ है मेडल टाइप का, जिसपे चित्र भी बने हैं ह्यूमन बीइंग के। तो तमाम अवशेष हैं, और पहला स्थल था ये सिंधु सभ्यता का। अब हम आपको नेक्स्ट प्लेस के बारे में बताते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में।
तो अगला प्लेस अब आप देखिए मोहनजोदारो। सिंधु सभ्यता का दूसरा प्लेस है मोहनजोदड़ो। इसका मीनिंग है माउंड ऑफ डेड। माउंड ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला, ये इसके नाम का मीनिंग है। और मोहनजोदड़ो ये सिंधी शब्द है। मोहनजोदारो ये सिंधी वर्ड है, सिंधी, क्योंकि आज ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ये इसका मीनिंग यही होता है, भूतों का टीला या मृतकों का टीला। और वर्तमान में ये लरकाना जिले में है। लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, यहां पर स्थित है। ये लरकाना जिला सिंध में यानी पाकिस्तान में है ये। और इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने कराई थी। वर्तमान में रिवर इंडस पर बसा हुआ है। ये सिंधु नदी के दाईं तट पर बसा था। यहां से खुदाई में अनेक अवशेष मिले हैं और जितने भी अवशेष यहां से मिले हैं सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं। यानी हड़प्पा के मुकाबले में मोहनजोदड़ो के अवशेष सारे सुरक्षित हैं। यहां खुदाई वर्टिकल शेप में कराई गई है। वर्टिकल शेप में खुदाई होने के बाद काफी सुरक्षित प्रमाण मिल जाते हैं। और मोहनजोदड़ो की खुदाई में सड़क का वैसे ही प्रमाण आपको बताए हैं। सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर क्रॉस करती थीं, जिग जैग नहीं थीं। और सड़कें 10-10 मीटर चौड़ी यहाँ पर मिली हैं। और सड़कों के किनारे सेम नालियाँ वी आकार की होती थीं, वी शेप में ढकी नालियाँ थीं। और सोशल वेल्स भी कुछ सड़क के किनारे पर मिले हैं, पब्लिक वेल्स। तो मोहनजोदड़ो यह काफी डेवलप्ड क्षेत्र था। हड़प्पा भी डेवलप्ड था, लेकिन खुदाई में वहाँ काफी चीजें नष्ट हो गई हैं। लेकिन यहाँ की सारी चीजें बची हुई हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं। यहाँ से जो प्रमाण मिले हैं लगभग सारे सुरक्षित हैं। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो दूसरा ऐसा स्थल है जिसको विश्व विरासत सूची में इन्वॉल्व किया गया है। अभी यहाँ देखिए सिटाडेल वाला एरिया और रेजिडेंशियल एरिया दोनों के बीच में ग्रेट बाथ बना हुआ था। यानी कुल मिला के रेजिडेंशियल एरिया के लोग भी इसमें आके स्नान कर सकते थे। किंग या किंग्समैन वो भी आकर यहाँ स्नान कर सकते थे। पूरा क्षेत्र 2 एरिया में डिवाइड था। अपर एरिया सिटाडेल एरिया कहलाता था, जहाँ किंग और किंग्समैन रहते थे, जैसे हड़प्पा में आपको बताए थे। सेम यहाँ पर भी ये रेजिडेंशियल एरिया में, आवासीय क्षेत्र में कॉमन मैन रहते थे। लेकिन दोनों क्षेत्रों के बीच में ग्रेट बाथ का अवशेष मिला हुआ है। बेहद इंपॉर्टेंट प्लेस है ग्रेट बाथ। और वेल प्लान्ड एरिया है। पूरा एरिया ग्रिड सिस्टम में डिवाइड था। ग्रिड का मतलब हम आज उसको ब्लॉक कह सकते हैं, जैसे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक। ऐसे सिंधु सभ्यता में क्षेत्र को ग्रिड सिस्टम कहा गया है। रेक्टेंगुलर शेप में एरिया डिवाइड होता था। मकान यहाँ पर भी मेन सड़क की तरफ बने थे, दरवाजे गलियों की तरफ ओपन होते थे। मिनिमम 1 फ्लोर का मकान यहाँ से भी मिला है, मैक्सिमम 3-3 फ्लोर के मकान यहाँ से मिले हुए हैं। यहाँ के प्रत्येक मकान में बाथरूम पाया गया है और कोर्टयार्ड पाया गया है। किसी किसी मकान में किचन भी पाया गया है। कई मकान में प्राइवेट वेल्स भी पाए गए हैं। मकान काफ़ी सेफ सिक्योर्ड थे। और यहाँ पर भी विंडो वगैरह नहीं था, रोशनदान केवल गलियों की तरफ ओपन होता था। वेल प्रोटेक्टेड एरिया था ये। तो इस तरह से सिटी प्लानिंग हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सेम है, लेकिन जितना प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलता है सिटी प्लानिंग का, उतना अच्छा प्रमाण हड़प्पा से नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर
ये खुदाई में जो मिला है, एक तो सिटेडल का अवशेष मिला है, दुर्ग का, यहां पर भी। दूसरा यहां से ग्रेट ग्रेनरी मिला है, विशाल अनाज भंडार यहां से मिला है। हड़प्पा से बड़ा ग्रेनरी था, अब चाहे थोड़ा ही बड़ा हो, लेकिन हड़प्पा से लार्जर ग्रेनरी यहां से था। लेकिन यहां की सबसे खास बिल्डिंग ग्रेट बाथ है, यानी विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार ये मुख्य बिल्डिंग सिटेडल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया के बीच में बना ग्रेट बाथ। अब आप देखिए ग्रेट बाथ की लंबाई, एक तालाब है, उस तालाब की लंबाई 11.88 मीटर, 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43, ये लंबाई, चौड़ाई और गहराई, लेंथ है, विड्थ है, डेप्थ है। ये इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना गहरा एक तालाब मिला है। और इस तालाब में उतर कर स्नान करने की व्यवस्था थी, यानी दो साइड से तालाब में उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। एक साइड से तालाब के गंदे पानी को निकालने के लिए नाली बनी है, ड्रेनेज, जिससे गंदा पानी निकाल दिया जाता था। और एक कॉर्नर पर, एक कमरे में एक कॉर्नर पर एक कुआं मिला है। फ्रेश पानी इस कुएं से इस बाथरूम, ग्रेट बाथ में डाल दिया जाता था, यानी तालाब में पानी कुएं से डाल दिया जाता था। और यह भी कहा गया है कि तालाब के चारों तरफ काफी स्पेस था, गैलरी टाइप का था। और उसके बाद वरांडे बने हुए थे, वरांडों के ऊपर कमरे बने हुए थे, कमरों में पुजारी लोग रहते थे। और कपड़े बदलने के लिए तालाब के साइड में कुछ कमरे बने थे जहां पर कपड़े चेंज कर सकते थे। सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक का प्रमाण मिला है, यानी यह स्वास्तिक यहीं पर बना हुआ मिला था। स्वास्तिक बना प्रमाण सिंधु सभ्यता में यहां से मिला है। और शायद स्पेशल ओकेजन पर लोग आते थे, पानी की पूजा करते थे, और फिर उसके बाद यहां धूप बत्ती जैसे वस्तु के जलाने के अवशेष भी मिले हैं। यानी कुल मिला के इसका उद्देश्य एक धार्मिक पर्पज था। स्पेशल ओकेजन पर आम जनता आती थी, स्नान करती थी, पानी की पूजा भी करती थी। और उसके बाद स्पेशल ओकेजन पर यहाँ दरवाजे सबके लिए ओपन कर दिए जाते थे। लेकिन वैसे यह प्रीस्ट के लिए था, स्पेशल ओकेजन आता था तभी इसके दरवाजे आम जनता के लिए ओपन किए जाते थे। अन्यथा पुजारी लोग स्नान करके ऊपर बने कमरों में चले जाते थे और वहीं पूजा उपासना अर्चना करते रहते थे। चूंकि प्रीस्ट सिंधु सभ्यता में डोमिनेटेड थे, तो शायद यह है कि प्रीस्ट लोग सिंधु सभ्यता में शासक वर्ग थे, इसीलिए सिटेडल और रेजिडेंशियल के बीच में ये ग्रेनरी बना था, ये ग्रेट बाथ बना हुआ था। तो विशेष इंपॉर्टेंस इस ग्रेट बाथ का है। यहां से कुछ और प्रमाण मिले हैं, जिसमें यहां से ब्रोंज डांसिंग स्टैच्यू ऑफ अ गर्ल, ये खास बात है बेटे। कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति यहां से मिली है। और इसके अलावा ब्रोंज, इसीलिए इसको ब्रोंज एज में रखा गया है। डांसिंग गर्ल की स्टैच्यू है। ब्रोंज का प्रयोग बड़ी अच्छी तरह से लोग करते थे। यहां से पशुपति शिवा की मुहर मिली है, सील ऑफ पशुपति शिवा, या इसको प्रोटो शिवा भी कहा गया है। पशुपति शिवा अथवा प्रोटो शिवा कहा गया है। शिव की मुहर मिली है, आदि शिवा भी कहा गया है। इस सील पर बफेलो बना है, भैंसा। राइनोसरस बना हुआ है,
बफेलो, राइनोसरस, टाइगर भी बना हुआ है, और इसके अलावा राइनोसरस, बफेलो, टाइगर, बुल भी बना है, सांड, और नीचे 2 डियर भी हैं, डियर, 2 नीचे डियर भी बने हैं, स्नेक भी पाया गया है, यानी सर्प। लेकिन 4 ये पावरफुल जानवर है बेटे, ये जरूर पूछा जाता है। सील के बाईं तरफ, यानी हम देखेंगे तो बाईं तरफ, और उस सील के हिसाब से दाईं तरफ, जैसे मान लीजिए पशुपति शिवा की ये सील है, ऐसे अगर आप देखेंगे तो यहां पर 6 शब्द लिखे हुए हैं, इस तरह 6 शब्द लिखे हैं, और इस पर एक पुरुष योगी मुद्रा में टाइगर स्किन पर बैठा हुआ है, पुरुष योगा मुद्रा में बैठा हुआ है इस पे, और इसके सिंह, सिर से त्रिशंकु, त्रिशूल के आकार की एक सींग निकल रही है। इसके इस तरफ और इस तरफ 2 एनिमल, इधर 2 इधर हैं, तो इस तरह 4 एनिमल से घुरा हुआ है, और यही 4 एनिमल हैं, इसलिए इसको प्रोटो शिवा कहा गया है, आदि शिवा कहा गया है। एक बार तो ये पूछा गया कौन सा एनिमल इस पे नहीं बना है, यही 4 एनिमल है, इसके अलावा इस पे कोई एनिमल नहीं है। तो इसके अलावा आप एक और देखें, छठा प्रमाण नेक्स्ट पॉइंट में, प्रूफ ऑफ कॉटन, कॉटन के अवशेष मिले हैं, सूती वस्त्र के अवशेष, सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं यहां से। अब आप देखिए पूरे वर्ल्ड में कॉटन प्रोडक्शन इंडिया में सबसे पहले हुआ, सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं यहां से। अब आप देखिए पूरे वर्ल्ड में कॉटन प्रोडक्शन इंडिया में सबसे पहले हुआ है, और ये कॉटन कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। एक मिट्टी के बर्तन में एक पीस ऑफ कॉटन मिला है, कपड़े का एक टुकड़ा मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ, यहीं से मिला है। अच्छा, यहां एक असेंबली सभा भवन का भी अवशेष है, असेंबली हॉल, एक सभा भवन, एक सभा भवन का अवशेष भी यहां से है। शायद सिंधु सभ्यता की मेन कैपिटल मोहनजोदड़ो थी, जहां से एक सभा भवन, पिलर वाला एक सभा भवन का अवशेष मिला है। इसके अलावा कॉमन चीजें बहुत सारी हैं, मदर गॉडेज की सील्स भी हैं, एक पुजारी की सील्स जिसको अभी आपको बताए थे, अ सील ऑफ बियर्ड प्रीस्ट, दाढ़ी वाले एक पुजारी की मुहर मिली है, दाढ़ी वाला एक प्रीस्ट की मुहर मिली है, जिसके बाएं कंधे पर एक शॉल है, तो ये शायद प्रीस्ट किंग था। इसके अलावा मदर गॉडेज की सील्स हैं, तमाम आभूषण भी यहां से मिले हैं। तो ये 2 प्लेस हमने आज आपको बताए हैं। अब इवनिंग टाइम में हम आपको इसको कंटिन्यू करेंगे, बाकी प्लेसेस के बारे में बताएंगे, और शाम को 3:30 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।